तो बच्चों अभी तक हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्य नियम पढ़ चुके हैं। अब हमें बात करनी है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम शॉर्ट में बोलने वाले हैं बेटा FLOT, मतलब फ्लॉट। मतलब जब भी हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो बार बार अगर मैंने कहीं पर भी फ्लॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कई सारे बातें हैं जो मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं वापस इसको रीड कर रहा हूं। ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम लोग उसे उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। बेटा ये जो सेंटेंस है ये आपने आई थिंक कई बार 10th क्लास तक की स्टडी में कई बार ये सेंटेंस पढ़ा होगा। और ये बहुत सिंपल सी बात है, ना तो ऊर्जा को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोल को जलाया, मान लीजिए मेरे पास कोल है, कोयला है, और उस कोयले को मैंने जलाया तो कोयले को जलाने पर क्या उत्पन्न हुआ बेटा? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। लेकिन जितना मैंने कोल को जलाया उसकी जो रासायनिक ऊर्जा है, उसकी रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर रासायनिक ऊर्जा 20 जूल थी तो बेटा ऊष्मा ऊर्जा भी कितनी बनने वाली है? 20 जूल ही बनने वाली है। मतलब ऊर्जा क्या रहेगी यहां पर? संरक्षित रहेगी, बस एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। चलिए, जो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। जिस ब्रह्मांड में अभी हम मौजूद हैं उस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या रहती है बेटा? नियत रहती है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो होता है निकाय और एक क्या होता है बेटा? परिवेश। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अतः किसी प्रक्रम के दौरान निकाय व परिवेश की कुल ऊर्जा का योग क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि मान लीजिए हमारा ये ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड को हमने दो भाग में विभाजित किया हुआ है। एक तो क्या है बेटा? निकाय, और दूसरा क्या है यहां पर? परिवेश। अगर निकाय ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो कहां जाएगा? परिवेश में। और अगर निकाय ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो परिवेश से निकाय में ऊर्जा आएगा। लेकिन बेटा निकाय और परिवेश तो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है ना। जितनी ऊर्जा गई उतनी ही ऊर्जा आ गई, या निकाय ने जितनी ऊर्जा को उत्सर्जित किया उतना ही उस परिवेश ने अवशोषित किया। तो कुल ऊर्जा तो क्या रहेगी बेटा? नियत रहेगी। भाई सिंपल से एग्जांपल है, मान लीजिए मेरी इस राइट साइड वाली पॉकेट में 10 रुपए हैं और उन 10 रुपए को मैंने भैया इस लेफ्ट साइड वाली पॉकेट में रख दिया, तो क्या मेरी जेब में कुल रुपयों का योग नियत है ना? हाँ बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये लेफ्ट वाली पॉकेट भी मेरी है, राइट वाली पॉकेट भी मेरी है। हम बोल सकते हैं कि निकाय हो चाहे परिवेश हो, वो तो ब्रह्मांड का ही भाग है। हम बोल सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या रहेगी बेटा? नियत रहेगी। चलिए, जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि विलगित निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम वैसे ये पढ़ चुके हैं, मैं वापस बता रहा हूं कि विलगित निकाय का मतलब वो निकाय जिसका परिवेश से कोई लेना देना नहीं है। अगर परिवेश से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब उस केस में ऊष्मा का आदान प्रदान भी कितना होगा? 0, और कार्य भी कितना होगा? 0। ये जो डेफिनेशन है किसकी है बेटा? विलगित निकाय की है। भाई विलगित निकाय वो निकाय है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। वो निकाय जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा आइसोलेटेड पर्सन, आइसोलेटेड को हम हिंदी में बोलते हैं विलगित। जैसे मान लीजिए मैं एक आइसोलेटेड पर्सन हूं, कहने का मतलब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर दुनियादारी से मतलब नहीं है, इसका मतलब मैं ना तो किसी को रुपया दूंगा और न ही किसी से रुपया लूंगा। कहने का मतलब मेरा रुपया क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं अगर विलगित निकाय है, ना तो वो ऊष्मा देगा ना ऊष्मा लेगा।
ना तो वो परिवेश पर कार्य करेगा, नहीं परिवेश उस पर कार्य करेगा। कहने का मतलब ना तो ऊष्मा न कार्य, दोनों ही ऊष्मा, दोनों ही ऊर्जा के जो आदान प्रदान के जो प्रकार हैं वो क्या है, जीरो। तो उस विलगित निकाय की जो ऊर्जा है वो क्या रहेगी बेटा, नियत रहेगी। और हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि विलगित निकाय का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो किसी से भी ऊष्मा व कार्य का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, ऊर्जा नियत रहेगी। ये जो सेंटेंस लिखा है ना बेटा, ये वाला सेंटेंस, ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहेगी। और इसका फील ये है कि विलगित निकाय का किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी से वो ना तो ऊर्जा ले सकता है नहीं से ऊर्जा दे सकता है, तो ऊर्जा क्या रहेगा, नियत। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये जो लास्ट पॉइंट है ये इस नियम की ऑथेंटिसिटी को बताता है कि ये नियम सही है। क्या लिखा हुआ है, ये एक ऐसी सतत मशीन बनाना असंभव है। दोबारा पढ़ना, एक ऐसी सतत मशीन बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा के कार्य कर सके। हम एक कंटिन्यूअस मशीन नहीं बना सकते जो बिना फ्यूल के या बिना ईंधन के या बिना ऊर्जा के काम कर सके। बेटा गाड़ी चलती है तो एक यांत्रिकी ऊर्जा हमें मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो क्या गाड़ी बिना पेट्रोल या बिना डीजल के चलती है क्या? नहीं। यानी कि उस डीजल या उस पेट्रोल वाली ऊर्जा को हमने यांत्रिकी ऊर्जा में बदला। ऊर्जा संरक्षित है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला। हाँ, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसी गाड़ी बन पाए, एक ऐसी मशीन बन पाए जो बिना ऊर्जा के काम कर पाए, तो हाँ हम कह देंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फेल हो गया। लेकिन दूर दूर तक ऐसा हमें देखने को नहीं मिल सकता। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, ये जो लास्ट सेंटेंस है ये इस नियम की ऑथेंटिसिटी बता रहा है कि हाँ उस फ्यूल वाली ऊर्जा को हम मशीन द्वारा किसी और दूसरी ऊर्जा में बदल देते हैं। अरे अंडरस्टूड है बेटा ये वाली चीज? चलिए बेटा अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसका गणितीय रूप क्या है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक निकाय है और उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा है E1, मतलब प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितना है बेटा उसका E1, और उस निकाय को हमने Q ऊष्मा दिया। यदि निकाय को Q ऊष्मा दी जाए, अगर निकाय को ऊष्मा दी गई तो निकाय ने उस ऊष्मा को अवशोषित किया, और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो हम जानते हैं उस ऊष्मा का चिन्ह हम क्या लेंगे, धनात्मक या फिर ऋणात्मक? धनात्मक। अगर पहले से ऊर्जा E1 है उस पर हमने Q ऊष्मा को दिया तो अब नई ऊर्जा कितना हो गया बेटा, E1 प्लस Q। पहले ऊर्जा E1 था, अब कितना हो गया, E1 प्लस Q। चलिए अब मान लीजिए इस निकाय पर हमने W कार्य को किया। अगर निकाय पर कार्य किया गया है तो कार्य का जो चिन्ह होगा वो क्या लिया जाएगा, वापस धनात्मक। अगर इस ऊर्जा वाले निकाय पर W कार्य को किया गया तो नई ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, E1 प्लस Q प्लस W। और इस E1 प्लस Q प्लस W इन तीनों के योग को हमने क्या बोल दिया बेटा, यहां पर E2 बोल दिया। E2 का मतलब क्या है यहां पर, अंतिम ऊर्जा। E1 का मतलब क्या था, प्रारंभिक ऊर्जा, और E2 का मतलब क्या है यहां पर, अंतिम ऊर्जा। अगर इस E1 को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये डेल्टा E बराबर क्या बन जाएगा, Q प्लस W। मतलब एक फॉर्मूला आया, और फॉर्मूला क्या है यहां पर, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, और इसे ही हम बोलने वाले हैं बेटा प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप, उसका मैथमेटिकल फॉर्म। आज के बाद जब आपको मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूछूं तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। दो बातों में से पहली बात कि यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, दूसरी बात ये फॉर्मूला जो क्या है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। लेकिन जब भी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो यहां Q और W मतलब ऊष्मा और कार्य को हमें चिन्ह के साथ पुट करना है। ऊष्मा के लिए चिन्ह हमें पता है, कार्य के लिए भी हमें चिन्ह पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, ऊष्मा अगर अवशोषित होगी तो पॉजिटिव, उत्सर्जित होगी तो नेगेटिव।
निकाय पर कार्य होगा तो पॉजिटिव, निकाय द्वारा कार्य होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब Q और W का मान हमेशा चिन्ह के साथ हमें पुट करना है। दूसरी बात, यहां हमें जब इस फॉर्मूला को यूज करना होगा तो हमें यूनिट पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, मात्रक पर फोकस करना होगा। अगर हमें ऊष्मा का मान जूल में दिया है तो कार्य का मान भी जूल में पुट करो, डेल्टा ई भी जूल में आएगा, सेम मात्रक यूज करना है। अगर ये कैलोरी है, ये भी कैलोरी और ये भी कैलोरी आएगा। अरे बात समझ में आ रही है? मात्रक का ध्यान देना पड़ेगा, सभी का मात्रक सेम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में केवल दो ही जो हैं पथ फलन हैं। कौन कौन से हैं बेटा? ऊष्मा और कार्य। इन सभी के अलावा क्या होते हैं बेटा? सभी अवस्था फलन होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि Q प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है बेटा? डेल्टा ई। और हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करती। बेटा इस बात को ऐसे समझो कि डेल्टा ई का मतलब क्या है यहां पर? E2 माइनस E1। E2 का मतलब अंतिम ऊर्जा, E1 का मतलब क्या है बेटा? प्रारंभिक ऊर्जा। अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करना है। हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि पथ क्या है, केवल अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, पथ पर यह निर्भर करने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ क्योंकि डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू है, हम बोल सकते हैं कि Q प्लस डब्ल्यू का मान जो है वो पथ पर निर्भर करने वाला नहीं है। Q पथ पर निर्भर करता है, W भी पथ पर निर्भर करता है, लेकिन Q प्लस डब्ल्यू का मान पथ पर निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू जो है वो तो ऊर्जा का अंतर है, अंतर, डिफरेंस। और वो डिफरेंस तो क्या है? अंतिम माइनस प्रारंभिक, जो पथ पर निर्भर करने वाला नहीं है। मतलब आपसे कोई पूछता है कि ऊष्मा, आपका आंसर है पथ फलन, कार्य भी पथ फलन, लेकिन Q प्लस डब्ल्यू जो है वो पथ पर निर्भर करता ही नहीं है। क्लियर है बेटा ये चीज? चलिए अब हमें इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसमें पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि यदि एक निकाय 40 कैलोरी ऊष्मा को अवशोषित करता है। बेटा लैंग्वेज पढ़ते जाना और समझते जाना। यदि एक निकाय 40 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, बेटा ऊष्मा मतलब Q हमें दिया हुआ है 40, कैलोरी में दिया हुआ है। अच्छा ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? क्योंकि उसने उस ऊष्मा को अवशोषित किया है। ऊष्मा जब भी अवशोषित होगी तो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ऊष्मा का मान हमें कितना दिया हुआ है बेटा? पॉजिटिव में 40 कैलोरी दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है वो? वह इस दौरान 100 जूल कार्य करता है। मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य जो कितना है बेटा? 100 जूल। पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि कार्य अगर निकाय करेगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, दैट इज -100। तो डेल्टा ई का मान हमें जूल में निकालना है। अब क्वेश्चन में हमें मात्रक का ध्यान देना पड़ेगा बेटा। यहां पर हमें यहां पर जो ऊष्मा दी है वो तो कैलोरी में दी है, जबकि कार्य हमें किस में दिया है बेटा? जूल में। इसका मतलब हमें इस ऊष्मा को जूल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें जूल में चाहिए। और हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है बेटा? 4.2 जूल। अगर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, हम बोल सकते हैं कि 40 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणा 4.2 जूल, यानी कि कितना आने वाला है बेटा? ये 168, मतलब 168 जूल आने वाला है। मतलब अब हमारे पास में ऊष्मा जूल में है, कार्य भी जूल में है। अगर हमें डेल्टा ई निकालना है तो Q प्लस डब्ल्यू। Q का मान है 168, W का मान है -100। सॉल्व करने पर कितना आ गया बेटा? ये 68 जूल आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं, कोई साइंस नहीं है देखा जाए तो। इसमें इतनी सी बात थी कि एक हमारे पास एक निकाय था और उस निकाय या गैस था, निकाय गैस ही है की बात है, उस निकाय ने इतनी ऊष्मा को अवशोषित किया। कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया बेटा? 168 जूल को अवशोषित किया। और निकाय ने कार्य कर दिया, कितना कार्य कर दिया बेटा? 100 जूल। इसका मतलब 168, 168 तो आया, 100 चला गया, तो इस निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया बेटा? 68। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये तो बहुत सिंपल एक लॉजिकल सी बात है। इतना आया, इतना चला गया, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही तो हमारा आंसर है 68 जूल। क्लियर है? चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 300 कैलोरी ताप पर 2 डेसीमीटर क्यूब गैस, हमने पढ़ा था कि डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 2 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 2 लीटर।
मैं वापस पढ़ रहा हूं, 300 केल्विन ताप पर 2 डेसीमीटर क्यूब गैस नियत बाह्य दाब 1 एटीएम के विरुद्ध 20 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसारित होती है। लैंग्वेज ये है बेटा कि ये हमारा उस गैस का प्रारंभिक आयतन है, ये अंतिम आयतन है। नियत बाह्य दाब अगर बोल दिया तो प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है। क्या क्या दिया गया है कि नियत बाह्य दाब है, प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है, प्रारंभिक आयतन भी है, अंतिम आयतन भी है। इस दौरान गैस 100 जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा अवशोषित हुई, धनात्मक लिया जाएगा 100 जूल। हमें यहां पर डेल्टा ई का मान जूल में निकालना है, लेकिन हम जानते हैं डेल्टा ई के लिए हमें क्यू भी चाहिए, डब्ल्यू भी चाहिए। क्यू तो हमारे पास है, लेकिन W हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल V2 - V1। हमें यहां पर बाह्य दाब कितना दिया है बेटा, 1 एटीएम दिया है, जिसको मैंने यहां पुट कर दिया। V2 20 है और V1 2 है। सॉल्व करने पर कितना आ गया बेटा, -18 लीटर एटीएम। लेकिन क्योंकि हमें आंसर जूल में निकालना है और जूल में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 लीटर एटीएम बराबर कितना होता है, 101.3 जूल। अगर इस लीटर एटीएम को जूल में बदलूंगा तो इस मान को मैं 101.3 से गुणा कर दूंगा और गुणा करने पर कितना आएगा, -1823.4 जूल। ये आने वाला है बेटा। कैलकुलेशन पर अभी फोकस मत करना। मेन बात यह है कि यहां हमने कार्य निकाला और कार्य निकाल करके बस डेल्टा ई मान निकालना है। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, Q + W। Q हमें कितना गिवन था, 100 जूल, और कार्य कितना आ गया बेटा, -1823.4 जूल। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, -1723.4 जूल। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन में खाली एक अंतर है बेटा, ज्यादा अंतर नहीं है। एक अंतर ये है कि यहां हमें कार्य पका पकाया गिवन था, यहां हमें कार्य का मान निकालना पड़ा, और कोई अंतर नहीं दोनों क्वेश्चन में।